हेलो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। आज आप लोगों का एग्जाम था, बहुत अच्छा गया होगा आई होप। और 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, जिसके लिए मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लेकर के आऊंगा भी। और बिफोर एग्जामिनेशन 2 और 3 डेज मैं लगातार आपके साथ 2 से 3 दिन लाइव रहूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और आज का भी सेशन में मैं कोई आपको चैप्टर, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ने का दिन बचा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग वापस से डे 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि केस स्टडीज भी होगा और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे फॉर 22 Feb 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये रोहन, सोहन एंड मोहन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे पॉज कर करके, इसीलिए मैं आपके साथ केस स्टडी लाइव नहीं ले रहा हूं, मैं आपके साथ लाइव सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू ही लेकर के आऊंगा, जिसका आंसर आप दोगे। केस स्टडी अगर लाइव लेकर के आऊंगा तो पढ़ने में, समझाने में, समझने में, आपको क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम लगेगा, राइट। तो 10 भी क्वेश्चन अगर करवाऊंगा ना तो सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए केस स्टडीज रिकॉर्डेड ही सही है। आपको वीडियो को पॉज कर करके आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद मेरा आंसर, आप अपना आंसर, दोनों आंसर को आप अच्छे से मैच करोगे, राइट। चलो देखोगे किसका आंसर कितना ज्यादा रिलेवेंट है। बोलता है यहां पे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रोहन, सोहन एंड मोहन, 3 इंसान है, आर 3 फ्रेंड्स, तीनों आपस में दोस्त हैं। दे वर्क इन सेम कंपनी, तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। वन डे दे वेयर हैविंग अ कन्वर्सेशन, तीनों आपस में एक दिन बात कर रहे थे। अब यहां से पढ़ने के बाद बेटा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि तुरंत आपको क्वेश्चंस देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि 3 दोस्त हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं और एक दिन तीनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस पढ़ना है, आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिस फ्रेंड्स बिलोंग टू, यानी कि ये तीनों दोस्तों का आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। 3 दोस्त, 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब आगे का पैराग्राफ्स आपको समझ करके बताना है कि टॉप लेवल में कौन होगा, मिडिल लेवल में कौन होगा और लोअर लेवल में कौन होगा। इट मींस सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल में कौन होगा। तो आ जाओ फिर से समझते हैं। रोहन, सोहन, मोहन तीनों दोस्त है, जैसा कि अभी आपने जस्ट पढ़ा, 3 दोस्त। दे वर्क इन सेम कंपनी, तीनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। वन डे दे वेयर हैविंग अ कन्वर्सेशन, एक दिन तीनों ने बात करा। वेयर रोहन सेड, जिसमें रोहन ने बोला, आई हैव परचेज 2 न्यू मशीन, इन्होंने 2 मशीन को परचेज किया। एंड इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट वर्कर, जो कि मशीन के बारे में वर्कर को मोटिवेट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। एंड शॉप फ्लोट टू यूज दिस मशीन, कि मशीन को यूज करे। यानी सिंपल सा बात, रोहन का कहना है कि मैंने एक मशीन को परचेज किया और मशीन लोग के द्वारा, मतलब जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, उसको काम करने के दौरान मैं मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं कि वो उस चीज को अडेप्ट करे, राइट। तो ये इंसान के बारे में बात हो रहा है। इट मींस इसका जो लेवल होगा बेटा, वो लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑपरेशनल लेवल। कौन सा लेवल? जिसको तुम लोग लोअर लेवल बोलते हो। यानी कि ये सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर दूसरे से काम करवाता है, वर्कर से काम करवाता है, और यहां पे वर्कर को मोटिवेट करने का बात हो रहा है, राइट। चलो, सोहन बोलता है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट नंबर एंड टाइप्स ऑफ इंप्लॉय फॉर माई डिपार्टमेंट। यानी कि समझ में आ गया कौन सा डिपार्टमेंट से है? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से है ना। कौन? तो सोहन। और सोहन बोल रहा है कि हम कितना नंबर्स ऑफ इंप्लॉय, कितना टाइप्स ऑफ इंप्लॉय, ये कैसे पहचाने, इस चीज में इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा ये किस लेवल का काम होता है? तो ये होता है सर जी मिडिल लेवल का काम। किसका? मिडिल लेवल। चलो, 2 आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग हो गया। मोहन सेड, मोहन बोलता है, आई हैव टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लानिंग करता है, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। और बोलता है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि जो यहां पे मोहन बोला कि मैं लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर वेलफेयर ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टॉप लेवल का भाषा बोल रहा है। यानी कि मोहन हो गया टॉप लेवल, सोहन हो गया मिडिल लेवल एंड रोहन हो गया ऑपरेशनल लेवल। आओ देखते हैं आंसर क्या है। देखो, रोहन सुपरवाइजरी लेवल, अभी जस्ट मैंने बोला था। रोहन कौन हो गया? सुपरवाइजरी लेवल, मतलब लोअर लेवल। मिडिल लेवल कौन हो गया? सोहन। तो सोहन के बारे में मैंने बोला था, देखो सोहन मिडिल लेवल, और यहां पे आपके सामने मोहन है टॉप लेवल। तो देखो मोहन यहां पे टॉप लेवल।
क्लियर है? पहला आंसर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट आपके सामने बहुत सारा है, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, उसके बाद भी बहुत सारा चीज है, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें से कोई भी तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा हूं वो, कोई भी कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, यानी कि आईक्यू टेस्ट, यहाँ पे आईक्यू तुम्हारा चेक किया जाता है। ये बेसिकली किसी बड़े पोस्ट के लिए अगर तुम इंटरव्यू देने के लिए जाते हो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका आईक्यू को वो टेस्ट करता है कि आपके अंदर जजमेंट पावर क्या है, डिसीजन पावर क्या है, कितना जल्दी आप किस चीज को डिसीजन ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, और आपका फैसला क्या होगा, बात हमारा जजमेंट आपका क्या होगा। तो इंटेलिजेंट टेस्ट ये हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट, कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है कुछ नया चीज सीखने का, ये कौन बोलता है, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता है। हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड, कितना जल्दी तुम कुछ नया चीज अडेप्ट कर सकते हो, ये कौन सा टेस्ट बताता है, एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है। दिस टेस्ट हेल्प टू नो हाउ द कैंडिडेट विल बी परफॉर्म इन फ्यूचर, के तुम नया चीज सीख करके कैसे परफॉर्म करने वाले हो फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर। 3 टाइप का टेस्ट था, तो पहला हो गया आपका आईक्यू, दूसरा हो गया एप्टीट्यूड, और तीसरा हो गया आपका पर्सनालिटी टेस्ट। बोलता है पर्सनालिटी टेस्ट में इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। दिस टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आ जाता है। किस चीज में, तो पर्सनालिटी टेस्ट में। बात समझ में आ रहा है कि किस तरह का चीजों को आप अडेप्ट कर रहे हो, क्या आपका बोलने का तरीका, कितना आपके अंदर पहले से हुनर है, ईच एंड ऑल। तो उसके बाद एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प टू फाइंड आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, एंड किस तरह का तुम्हारा भावनाओं को परसेप्शन तुम्हारा देखा जाता है, एंड हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग विद वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, और कितना ज्यादा पहल तुम खुद से कर सकते हो, किसी सीखा सिखाया काम कर सकते हो, कि खुद से भी कुछ इनिशिएटिव कर सकते हो, खुद से भी कुछ इन्वेंशन कर सकते हो। तो ये बेटा बोलता है पर्सनालिटी टेस्ट। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपके परीक्षा में आने वाले 3 मार्क्स का सवालों में से एक है। सारा क्वेश्चन जो है बेटा वो 3 मार्क्स का है, एग्जाम में आने वाले सवालों में से। चलो पहला, देयर आर 2 मैनेजर, 2 मैनेजर है, भुवन एंड राजीव। 2 मैनेजर है, भुवन नाम का और एक राजीव नाम का। भुवन बोलता है, भुवन इज सेइंग कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बोलता है कंट्रोलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे का देखा जाता है ना, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर देखा जाता है। बट राजीव इज सेइंग कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, वो बोलता है कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है। तो बोला गया हु इज करेक्ट, दोनों में से कौन सही है, एक्सप्लेन, और अगर सही है तो क्यों सही है, एक्सप्लेन व्हाई। तो चलो आ जाओ हम लोग आंसर देखते हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तुम लिखोगे ऐसा कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू में बोथ आर पार्शियली करेक्ट बिकॉज आधा आधा दोनों सही है, आधा आधा दोनों सही है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है एज वी नो दैट कि कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, बट एक बोल रहा है बैकवर्ड लुकिंग, एक बोल रहा है फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों पूरा नहीं बोल रहा, आधा बोल रहा है। तो बेटा जी यहाँ पे आधा ही लिखा हुआ ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर पार्शियली करेक्ट बिकॉज कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कैसे लिखना है वो यहाँ पे आपका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज लाइक अ पोस्टमार्टम अ पास्ट एक्टिविटी द मैनेजर लुक बैक टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। बोलता है पोस्टमार्टम के जैसा, जब इंसान मर जाता है तो पोस्टमार्टम होता है ना कि क्या इसके साथ हुआ था, उसी तरीके से एक मैनेजरियल एक्टिविटी का जो भी काम हो चुका है 1 साल का पूरा एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है। इट मींस मैनेजरियल रिपोर्ट बनाता है कि एक्टिविटी से रिलेटेड तुम्हारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट की क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये हम दिक्कत हुआ, हमें ये हम पूरा का पूरा गोल को अपना अचीव नहीं कर पाए। तो ये बेटा पूरा का पूरा यहाँ पे एक्टिविटीज का मैनेजर लुक एंड बैक टू प्रीवियस ईयर, के पिछले साल हम में क्या कमी रह गई थी परफॉर्मेंस में, राइट, टू फाइंड आउट डेविएशंस, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लानिंग। इट इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज गाइडेड टू पास्ट एक्सपीरियंस। ये बैकवर्ड लुकिंग इसलिए बोलता है क्योंकि ये पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है एंड फीडबैक रिपोर्ट कंट्रोलिंग इन फंक्शन। तो बैकवर्ड लुकिंग में आपको सारा चीज समझ में आ गया कि आपका ये डेविएशंस आया। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन प्लान परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन, कंपैरिजन टू फाइंड आउट द डेविएशन। तो तुम डेविएशंस को पहचानो, डिफरेंसेस को पहचानो कि बनाना था 500 बना 400, 100 का डेविएशन है। बात समझ आ रहा है? तो बेटा ये तुम क्या करते हो, बैकवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग को इसलिए बोला गया क्योंकि
क्योंकि तुम प्रीवियस अपना जो भी पास्ट एक्टिविटी है उससे तुम मैच करो कि जो मेरा से पहले दिक्कत हो चुका है, शादी हुआ था लेकिन उसमें क्या हुआ कि खाना घट गया था, तो यार नहीं नहीं नहीं, कैटरिंग वाला बोलेगा कि नहीं खाना घटना नहीं चाहिए, इस बार हम लोग को अच्छे से काम करना है। डीजे लेके गए थे बट एक ही मशीन था, मशीन फ्लॉप कर गया, तो प्रीवियस ईयर उसको तुम इस साल से क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो कि नहीं डीजे का एक ही मशीन नहीं 2 मशीन लेके जाएंगे, एक ऑप्शन में रखेंगे, है ना, ताकि मेरा प्रोग्राम खराब ना हो जाए। तो ये हो गया प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान आर प्रीपेड फॉर फ्यूचर। सिंपल सा बात, प्रीपेड किया जाता है इसको फ्यूचर के लिए बेटा, भविष्य के लिए। इट इन्वॉल्व लुकिंग इन एडवांस, एडवांस में देखना, एंड मेकिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यूचर। सिंपल सा बात बोला गया, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्यारा लाइन है, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। इट इन्वॉल्व लुकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना, पहले से देखना चीजों को, एंड पॉलिसी बनाना फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर, ताकि हम अच्छे से प्लान एंड पॉलिसी बना ले कि भाई हम कितना सैलरी देंगे एम्प्लॉय को ताकि वो अच्छे से काम करे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करे रिसोर्सेज का एंड ऑल, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद कंट्रोलिंग इज ऑलवेज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज कंट्रोलिंग डज नॉट एंड, ये बेटा कभी खत्म नहीं होता है, ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस से। तुम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपना कंपेयर कर लिए और ये खत्म हो गया, नहीं। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द रीजन फॉर डेविएशन, ये डेविएशन क्या है, डिफरेंसेस क्यों आया आखिर में, क्या पावर फेल्यूर हो गया था, क्या वर्कर नहीं काम करना, क्या वर्कर स्ट्राइक कर दिया था, क्या आखिर में रीजन है, उसको जब तक फाइंड आउट ये ना कर ले ये चैन से नहीं बैठ सकता। एंड सजेस्ट द मेजर सो दैट दिस डेविएशन टू नॉट ऑकर इन फ्यूचर, ताकि ये भविष्य में ये घटना ना घटे, राइट। सो दिस स्टेटमेंट दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, इसी कारण से बेटा बोला गया है प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, है ना, कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर तुम कंट्रोल हर चीज करोगे, मे एंड अप बाय नथिंग, अंतिम में परिणाम आएगा कंट्रोलिंग तुम पे कुछ नहीं हो पाया, किसी चीज पे कंट्रोल तुम नहीं कर पाया। इट मींस व्हाट सर, कि आप अगर हर चीज के पीछे भागोगे तो आपको हाथ कुछ नहीं लगना है ना। ये मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहता है, कंट्रोलिंग से भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो बोलता है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज तुम कंट्रोल करना चाहोगे बेटा जी, तो मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना। इसका मतलब क्या कौन सा है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कंट्रोलिंग का जो टेक्निक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि तुमको हर चीज के पीछे मत भागो। जैसे मैंने आपको बता रखा था सेम एग्जांपल कि 5 लाख टी शर्ट बनाना है ना, एक महीने में मान लो, और बना तुम्हारा 4,98,974, 4,98,974, तो कितना का डिफरेंस आया सर, कितना का डिफरेंस आया, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1,000-2,000 पीस का है। तो 5 लाख में 1,000-2,000 मैटर नहीं करता है। हां, यहां पे अगर 10,000 कम बन जाता तो दिक्कत था, बात समझ आया। तो 1,000-2,000 इतना बड़ा टारगेट में 1,000-2,000 कमी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुमको परसेंटेज मान लो कि लेके चलो कि पिछला साल से इस साल हमें 25% का सेल ज्यादा चाहिए, ये सेल्स मैनेजर का कहना है, अपने सेल्स टीम को उसने बोला। तो सेल्स मैनेजर का जो ये प्लान डिटरमाइंड हुआ 25% का, इसमें 23% अचीव हो पाया, कोई दिक्कत नहीं यार, 2% तो कम हुआ, बात समझ में आ रहा है। अब इसके लिए तुमको क्या करने की जरूरत है, बस वो 2% डेविएशंस को देखो कि क्यों ऐसा हुआ, और उस पर अगर वो तुम चाहते हो काम करना तो काम करो, वरना 1-2% मैटर नहीं करता। तुमने सोचा कि 90% बोर्ड एग्जाम में लाऊंगा या लाऊंगी, और आ गया तुम्हारा गलती से बेटा जी भगवान ना करे 80%, तब दिक्कत है कि 10% कम आ गया, लेकिन 90 सोचा था 89 आया, तो क्या ही दिक्कत है। तो एक्सेप्शन मान के चलना है, कम से कम तुमको बोर्ड एग्जाम में भी अपना 2-3% का, 4% का, 5% का एक्सेप्शन मान करके चलना है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट करना है मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट जहां पे पूंजियों का बाजार है, जहां से लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता है। मनी मार्केट बैंक हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, है ना,
कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गया, ये सारा चीज जिसे शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए और यहां पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए। आओ देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। बोलता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होगा? तो द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि शेयर बाजार होता है, बैंक होता है कैपिटल मार्केट का, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आकर के पैसा देते हैं, है ना, और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम और तुम पब्लिक में से ही उठ करके जाकर के कैपिटल मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्टिसिपेंट है। बट मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन हो जाएगा? द पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मनी मार्केट का कौन होगा पार्टिसिपेंट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी होगा, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेलर यानी हम और तुम नहीं होंगे, है ना, और डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में बस और बस शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिलता है, हम लोग जाकर के उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी और बैंक यही दोनों में से काम होगा। ड्यूरेशन क्या होगा? द कैपिटल मार्केट डील इन द मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। यहां पे बोलता है कैपिटल मार्केट में, सॉरी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, यहां पे लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म तो यहां होता है। मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हैविंग मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर। बेटा जी 1 साल के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो आपको कौन देगा पैसा? मनी मार्केट। बट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो, मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट। क्लियर होगा सबको? क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है तो फटाफट देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट तीसरा पढ़ने बोलता है द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर इक्विटी शेयर इशू हो सकता है, तो ये कैपिटल मार्केट का है और ये मनी मार्केट का है। तो इसमें इक्विटी शेयर इशू हो सकता है, डिबेंचर इशू हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, अदर इनोवेटिव सिक्योरिटी है ना, आईपीओ वगैरह, ये सब इसमें होगा। बट द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ये सारा चीज किसमें होता है? शॉर्ट टर्म में। तो बेटा शॉर्ट टर्म मतलब मनी मार्केट, इट मींस फर्स्ट ईयर के अंदर ही तुमको पैसा देना है, और यहां पे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन तुमको मिलता है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये था इसका प्यारा सा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, लोगे तो तुम लोग पॉज करके ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका 3 मार्क्स का एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक है, और ये भी आपके सवालों में से एक था एग्जाम में आने वाले इसमें से। चलो, एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों का तुमको 3-3 पॉइंट बताना है। चलो आ जाओ फटाफट, क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पे आईपीओ, नया शेयर, कोई भी न्यू इशू करता है। जब आईपीओ कोई भी कंपनी जब पहली बार लेकर के आता है तो कहां लेकर के आता है बेटा जी? प्राइमरी मार्केट में। बट यहां पे सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड एंड सेकंड हैंड सिक्योरिटी यहां पे खरीद बिक्री होता है। इक्विटी में यहां ट्रेडिंग होता है और यहां पे आईपीओ में ट्रेडिंग होता है। इसी आईपीओ का छोटा छोटा टुकड़ा टूट करके जाता है कहां? सेकेंडरी मार्केट में, जिसको कौन सा मार्केट बोला जाता है बेटा? स्टॉक मार्केट। क्या वो कौन सा मार्केट? स्टॉक मार्केट। क्लियर होगा? चलो आ जाओ फटाफट। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कौन सा? देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी। अभी मैंने बोला ना न्यू इशू शेयर, यानी कि न्यू सिक्योरिटी यहां पे शेयर होता है, सेल होता है। इट इज अ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग फॉर सेकंड हैंड सिक्योरिटी। यहां पे सेकंड हैंड इक्विटी में, यानी कि बायर और सेलर दोनों के पास दोनों जो है वो सरप्लस यूनिट है। यहां पे एक सरप्लस यूनिट है और एक डेफिसिट यूनिट है। यहां पे एक सरप्लस यूनिट है और दूसरा भी सरप्लस यूनिट है। वो क्या होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। इशूड बाय, किसके द्वारा इशू होता है? इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी आर डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी। यहां पे कंपनी डायरेक्ट, यानी कि कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है ना, और वो 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर के आई और ला करके प्राइमरी मार्केट में ला करके इशू कर दी। और यहां पे इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटी आर डायरेक्टली इशूड बाय किसके द्वारा? कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी के द्वारा। बट सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी आर ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। ये इन्वेस्टर, बायर भी इन्वेस्टर, सेलर भी इन्वेस्टर। बात समझ आ रहा है? चलो, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? यहां पे प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली फॉर कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन से। बात समझ आ रहा है कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करता है एज फंड आर ट्रांसफर। किसके द्वारा? सरप्लस यूनिट, यानी हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड के द्वारा पैसा कहां जा रहा है? तो सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यहां से पैसा कहां जा रहा है? तो बिजनेस यूनिट में जा रहा है, जिसको हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं? डेफिसिट यूनिट। बिजनेस यूनिट और डेफिसिट यूनिट। और ये हो गया बैंक। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? अब देखो यहां पे क्या बोला गया।
बोलता है यहां पे सिंपल सा बात कि कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है, फंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरप्लस, यानी कि ये जो हाउस होल्ड है बेटा, ये कौन है? सरप्लस यूनिट है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना। 50,000 रुपए कमा रहे हो, 20,000 खर्चा हो रहा है, 30,000 तुम्हारे पास सरप्लस है, तो वो सरप्लस यूनिट जो है वो हाउस होल्ड होता है टू डेफिसिट यूनिट, यानी कि यहां से पैसा कहां जा रहा है? डेफिसिट यूनिट। किसके रास्ते? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रास्ते होते हुए बिजनेस यूनिट को जा रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड आर एक्सचेंज बिटवीन द सरप्लस यूनिट ओनली। बस और बस यहां पे कौन है? तो हाउस होल्ड है। सरप्लस यूनिट बेचने वाला भी है, खरीदने वाला भी है। यहां से कोई मतलब नहीं होगा, यहां से कोई मतलब नहीं होगा, कोई दिक्कत। डेफिसिट यूनिट यहां आएगा ही नहीं। यहां से इशू किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट में और खरीद रहा है ये, तो यहां ये किस केस में हो रहा है? प्राइमरी मार्केट केस में। लेकिन यहां पे खरीद रहा है ये, बेच भी रहा है ये, खरीद रहा है ये, बेच भी रहा है ये। यहां से बिजनेस से इसको कोई मतलब नहीं है। किस केस में? सेकेंडरी मार्केट के केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक बहुत उलझाव प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, दैट हैज 3 मेन डायमेंशन। इसका 3 डायमेंशन मेन होता है। तो हमको पता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 डायमेंशन इसका मेन होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट हैज मल्टी फैक्टेड डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये 3 मेन डायमेंशन इसका होता है कि क्या काम है, वो काम कौन करेगा और कैसा काम चल रहा है। ये सारा चीज देखना इसका मेन डायमेंशन होता है। तो तुमको इसी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो वो लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पी लूं मैं 1 मिनट। चलो बेटा निशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका 3 मार्क्स का एकदम केस बेस्ड आपको दिख रहा है। केस स्टडी ही है, केस बेस्ड नहीं, केस स्टडी ही है। क्या बोल रहे हैं यहां पे? सिंपल सा बात, निशांत द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी। निशांत नाम का एक इंसान है जो गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है भाई साहब, डायरेक्टर है ना। इस प्लान, वो प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, बैग भी मैन्युफैक्चरिंग करने का, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टेज मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ दिस गारमेंट यूनिट। जो इसका गारमेंट का कंपनी है उसमें से जो वेस्टेज निकलता है ना, कटिंग छटिंग कपड़ा निकल गया वेस्टेज, उससे ये वो चाह रहा बैग बनाने के लिए, है ना। वेस्टेज को वेस्ट फेंकना नहीं चाह रहा, उसे वो बैग बनाना चाह रहा। बहुत अच्छी सोच है। He has decided that his manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha. ये चाह रहा है कि इसका जो वो चाह रहा है बैग बनाने के लिए, इसका जो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा वो रूरल एरिया उड़ीसा में जाकर के वो सेट करे, जहां पे पीपल हैव ए वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसके जहां पे उड़ीसा में मतलब इंसान के पास जॉब की बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, एंड लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट। क्योंकि गांव में जाओगे तो लेबर तुमको कंपैरेटिवली बेटा क्या हो जाएगा? कम दाम में मिल जाएगा। पूछ क्या रहा है? आइडेंटिफाई करना है और स्टेट नेक्स्ट 3 स्टेप फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। यानी कि तुमको इंप्लॉय का चुनना है यहां पे। चलो यहां पे ये चाह रहा है, यानी कि एक लाइन में अगर केस को समझा जाए तो निशांत डायरेक्टर है गारमेंट कंपनी का, उसका जो गारमेंट कंपनी से जो वेस्टेज हो रहा है उससे वो चाह रहा है कि हम बैग बनाएं, बहुत अच्छी बात है। और वो उसके लिए वो फैक्ट्री लगाना चाह रहा है उड़ीसा में, जहां पे जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा कम है और वहां पे लेबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं कम दामों में बेटा जी, लो रेट पे, राइट। ही हैज ऑल्सो थॉट, उसके पास एक मन में ख्याल आया, फॉर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेन एंड वुमेन। वो दोनों को एक समझ रहा है, दोनों को काम पे रखना चाह रहा है। फॉर दिस, इसके लिए ही वांट 4 डिफरेंट हेड फॉर सेल, अकाउंट, परचेज एंड प्रोडक्शन। चारों का एक एक हेड चाहिए इसको, है ना। यानी सेल्स हेड, अकाउंट हेड, परचेज हेड एंड प्रोडक्शन हेड। ही गिव्स एन एडवर्टीजमेंट, उसने प्रचार दिया, यानी रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए उसने क्या दे दिया? एडवर्टीजमेंट दे दिया। एंड शॉर्टलिस्टेड 10 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट पर पोस्ट, हर एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को इसको इंसान चाहिए। आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट भी इसने ले लिया, यानी कि रिक्रूटमेंट भी कर दिया, वैकेंसी भी निकाल दिया और सिलेक्शन टेस्ट भी ले लिया। अब तुम्हें बताना है कि उसके बाद का नेक्स्ट 3 स्टेप बताओ ताकि वो चूज कर सके, यानी सिलेक्शन का तुमको क्या बताना है? स्टेप बताना है। तो आ जाओ देखते हैं द नेक्स्ट 3 स्टेप इन सिलेक्शन आर। जब वो पहला परफॉर्म कर ही लिया
क्या, रिक्रूटमेंट, और दूसरा ही परफॉर्म कर लिया सिलेक्शन टेस्ट, तो तीसरा क्या है, टेस्ट के बाद जो टेस्ट में पास कर लिया है उसको क्या, किस चीज में बुलाना पड़ेगा, इंटरव्यू में बुलाना पड़ेगा। और चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, जब वो इंटरव्यू में भी पास कर गया तो उसका बैकग्राउंड तुमको चेक करना पड़ेगा बेटा जी, है ना, कि किस कहां से बिलोंग करता है, कोई इस पे एफआईआर वगैरह तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो इसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत कि किसको सेलेक्ट करें किसको नहीं करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका समझ में आ गया होगा बेटा जी आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो इसी तरीके से पढ़ करके आपको आंसर देना है। चलो नेक्स्ट, मिस्टर ऋषिकेश इज द चीफ मैनेजर, आपके इकोनॉमिक्स टीचर जो हैं ऋषिकेश सर, उनका नाम यहां लिखा हुआ है, इज द चीफ मैनेजर इज एज वेल नोन एज एमएनसी। बोलता है कि एक चीफ मैनेजर हैं ऋषिकेश कुमार, है ना, इन अ वेल नोन एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, प्रोड्यूसिंग शू, जो जूता बनाने की कंपनी है। ही कॉल द प्रोडक्शन मैनेजर, उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, क्योंकि वो चीफ मैनेजर थे भाई, तो उनके तो नीचे ही रहेगा ना प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, है ना, अपने यूनिट का, और उनको बोले एंड टोल्ड हिम टू कीप अ कांस्टेंट वॉच ऑन ऑल द एक्टिविटी, कि सारे चीजों पे लगातार ध्यान रखो, निगरानी करने के लिए बोला गया बेटा। यहीं से आंसर आपको मिल जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड एबव, 3 फंक्शन बताए, फंक्शन और 3 इसका फीचर्स बताए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें, कंट्रोलिंग। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आंसर मिल गया, लेकिन उतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मैंने सिर्फ रफ में लिखा था, आपको भी क्वेश्चन पेपर में लिखना है, बाकी पूरा पढ़ना है आगे, है ना। कीप अ कांस्टेंट वॉच ऑन ऑल ओवर एक्टिविटी ऑफ हिज रिस्पेक्टिव यूनिट, अपने यूनिट पे, सो दैट देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिजल्ट, ताकि कोई भी तरीके का जो रिजल्ट है वो खराब रिजल्ट ना आए, एज लॉन्ग एज द कंपनी रन इट्स ऑपरेशन, और कंपनी अपना मतलब अपने ऑपरेशन को लगातार करते रहे। इंप्लॉइज एट ऑल लेवल विल अडॉप्ट इट टू अचीव रिजल्ट, और ताकि कंपनी भी इस के सारे इंप्लॉइज जो है हर एक लेवल पे इस चीज को अडॉप्ट कर सके। तो अब तुमको बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये कंट्रोलिंग है, और इसका 3 फंक्शन भी तुम बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, गोल ओरिएंटेड होता है एंड ऑल। तो आ जाओ आंसर नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलिंग। देखो कि जैसा मैंने बताया, ये लाइन से ही पकड़ा गया था, ये लाइन से ही पकड़ा गया था कि उसने बोला कीप अ कांस्टेंट वॉच ऑन द एक्टिविटी, वॉच निगरानी रखना, कंट्रोलिंग करना। बात समझ में आ रहा है। चलो क्या हो गया इसका आंसर, कंट्रोलिंग, और इसका 3 फीचर्स क्या हो जाएगा बेटा जी, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड परवेसिव। हर जगह होता है, लगातार करना होता है, और कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं गोल ओरिएंटेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, चलो 10 क्वेश्चन। यू आर अ मैनेजर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग, आप मैनेजर हो किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। इट इज रिपोर्टेड दैट, आपको रिपोर्ट किया गया, पोस्टल एक्सपेंस हैव इंक्रीज्ड बाय 10%, भाई साहब जो पोस्टल चार्ज है वो 10% बढ़ गया, एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज 2%, रॉ मटेरियल का एक तरफ बढ़ा 10% पोस्टल चार्ज, और एक तरफ बढ़ा 2% रॉ मटेरियल, है ना। विच ऑफ द 2 डेविएशन, जो कि ये 2 डेविएशंस है, ठीक है, इज मोर क्रिटिकल फॉर यू। बोलता है विच ऑफ द 2 डेविएशंस, ये दोनों डेविएशंस में से आपके लिए कौन सा ज्यादा क्रिटिकल है। तो मेरे लिए क्रिटिकल सिंपल सा बात होगा, पोस्टल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का कंट्रोल का मतलब की रिजल्ट एरिया, KRA, की रिजल्ट एरिया जो होता है वो कुछ कुछ स्पेसिफिक होता है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, वो मेरा एरिया का चीज ही नहीं है, बात समझ आ रहा है, वो मेरा एरिया का कोई चीज, पोस्टल चार्ज बढ़ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस हमको क्या करना है, अपने रॉ मटेरियल का जो मेरा कॉस्ट लागत ज्यादा लग रहा है 2%, उसको कम करना है, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल करना है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोर क्रिटिकल एज इन द की एरिया, वेयर एज पोस्टल चार्ज इज अ पार्ट ऑफ नन की एरिया। मेरा वो की एरिया नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मेरा जो की एरिया है हमको उसी पे फोकस करने की जरूरत है, बाकी को छोड़ देना है। और दूसरा मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हर चीज पे कंट्रोल करने लग जाओगे यू गेट नथिंग। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। एक सेशन और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 3 मार्क्स का, उसके बाद 4 मार्क्स, देन आफ्टर 6 मार्क्स, और देन आफ्टर 19th 20 21 3 नाइट्स में आपके साथ ऑब्जेक्टिव के लिए लाइव रहूंगा। तो चलो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना है CBSE के एग्जाम में।